हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन के बारे में। अब ग्लोबलाइजेशन जो है वो एक ऐसा फोर्स बन गया है जो साइमल्टेनियसली क्रिएट कर रहा है अपॉर्चुनिटीज को, डिसरप्ट कर रहा है इनइक्वलिटीज को, कहीं कहीं बढ़ा रहा है, कहीं कहीं कम कर रहा है, लिबरलाइजेशन कर रहा है और मार्जिनलाइजेशन कर रहा है। इसका मतलब क्या है? कहीं कहीं जगह तो वो अपॉर्चुनिटीज बनाता है, कहीं कहीं जगह वो इतनी ज्यादा इनइक्वलिटीज क्रिएट कर दे रहा है सोसाइटी में, जैसे रूरल अर्बन डिवाइड हुआ, डिजिटल डिवाइड हुआ। कहीं कहीं जगह पे अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप लिबरेट हो सकते हो, और कहीं कहीं जगह मार्जिनलाइजेशन कर रहा है। जैसे अगर आप टीयर 2 सिटीज में जब ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट पड़ता है तो गेटेड कम्युनिटीज बन जाते हैं और इनफॉर्मल सेटलमेंट्स बन रहे हैं, तो इनफॉर्मल सेटलमेंट से मार्जिनलाइजेशन होते जा रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही है। एजुकेशन एंड हेल्थ केयर इतने ज्यादा एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं कि सिर्फ एलीट क्लास लोग एक्सेस कर पा रहे हैं, बाकी लोग उसे एक्सेस कर ही नहीं पा रहे। ये मार्जिनलाइजेशन हो रहा है। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वन बाय वन हम लोग पूरे टॉपिक को धीरे धीरे करके कंप्लीट कर लेंगे। इसमें यूजुअली हम इम्पैक्ट के बारे में जानेंगे, ग्लोबलाइजेशन का कितना इम्पैक्ट होता है आपके रिलीजन के ऊपर, कास्ट के ऊपर, आपका न्यू मिडिल क्लास के ऊपर, ट्राइबल्स के ऊपर, रूरल सोसाइटी के ऊपर, वुमेन के ऊपर। ऐसे ही हम डिफरेंट सेक्टर्स के बारे में जानेंगे। देखो, ग्लोबलाइजेशन जो है वो इकोनॉमिक टर्म्स तो है ही सही, वो मल्टीप्लाइंग इफेक्ट क्रिएट करता है, आपकी इकोनॉमी बूस्ट करने की कोशिश करता है, पर वो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन भी लाता है। ग्लोबलाइजेशन जो है वो इंटीग्रेट करता है सोसाइटी और इकोनॉमी दोनों को। ठीक है, इससे होता क्या है? मेनली ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि इंटीग्रेट करना, जोड़ना सोसाइटी और इकोनॉमीज को। और इससे होता क्या है कि भाई गुड्स का मूवमेंट होना, कैपिटल का मूवमेंट होना, टेक्नोलॉजी का मूवमेंट होना, इंफॉर्मेशन का मूवमेंट होना, और इन द बेसिक पीपल्स का मूवमेंट होना। जब मार्केट ग्लोबलाइज होते हैं, माइंड्स ग्लोबलाइज हो, देखो मार्केट ग्लोबलाइज होगा तो लोगों को फिर जब हम लोग नए मार्केट ग्लोबलाइज होंगे तो लोग इन मार्केट्स के बारे में जानेंगे, तो लोगों के माइंड्स ग्लोबलाइज होंगे। और जब लोगों के माइंड्स ग्लोबलाइज होते हैं तो उनके कैरेक्टर्स चेंज होने लग जाते हैं, उनका कल्चर भी ग्लोबलाइज हो जाता है। सोसाइटी जो होती है बहुत ज्यादा, हमारी इंडियन सोसाइटी जो है वो इतना ज्यादा ग्लोबलाइजेशन को लेके इंटेंसिफाई क्यों हो रही है? बेसिकली इंडियन सोसाइटी जो है हमेशा से एंशियंट रही है, डाइवर्स रही है, ट्रेडिशनल हैवी रही है। सो इसको ग्लोबलाइज करने का प्रोसेस भी इसलिए हाईली इंटेंसिफाइड है। अगर किसी का कल्चर लिक्विडेट है, बहुत हल्का हो, तो उसको जल्दी से जल्दी ग्लोबलाइज किया जा सकता है, उसमें इम्पैक्ट बहुत ईजिली देखने को मिलेगा। पर जहां पर आपकी सोसाइटी इतनी डीप रूटेड है, वहां पर आपका ग्लोबलाइजेशन होने में आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, और ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता भी, हमें डीप देखने को मिलता है, कॉन्ट्रडिक्टरी देखने को मिलता है। अब हम लोग बात करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन एक अनस्टॉपेबल फोर्स है, एक अनइवन आउटकम है। देखो, आज के टाइम पे ऐसा बोला जाता है कि हाइपर ग्लोबलिस्टिक व्यू तो यही है कि ग्लोबलाइजेशन जो है इनएविटेबल है, कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो आएगा ही आएगा, आप कुछ नहीं कर सकती, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, आपको अपने कस्टम्स चेंज करने पड़ेंगे। आर्ग्यूमेंट ये था कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो अगे आर्ग्यूइंग मतलब आर्ग्यू ये किया गया था कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो एक इनविटेबल फोर्स है, वो आएगा ही आएगा, कॉफी नन के द्वारा बोला गया था। ग्लोबलाइजेशन जो है आज के टाइम का स्ट्रक्चरल रियलिटी है, कोई पॉलिसी या चॉइस नहीं कि आप ऐसा सोच सकते हो कि आपके पास चॉइस, आप चूज नहीं करोगे ग्लोबलाइजेशन, आप बाहर की दुनिया से इंटीग्रेट नहीं करना चाहते हो। नहीं, वो एकदम लॉ ऑफ ग्रेविटी जैसा ही है जिसको आप डिफाई नहीं कर सकते। दूसरे लोग जैसे जोसेफ स्टिग्लिट्ज जो है वो बोलते हैं कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो, अगर आप, ग्लोबलाइजेशन ऐसे तो एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, पर अगर उसको मैनेज नहीं किया गया, तो क्या होगा कि वो कुछ लोगों को ही बेनिफिट करेगा और मैक्सिमम लोगों को हार्म करेगा। तो वही बोला जा रहा है कि ग्लोबलाइजेशन एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, पर जिस तरह से आज के टाइम पे उसको मैनेज किया जा रहा है, वो एक स्पेसिफिक इलिटिस्ट माइंडसेट बन गया है, वो कुछ लोगों को ही बेनिफिट कर रहा है, बाकी सबको हार्म कर रहा है। ये जोसेफ स्टिग्लिस का कहना था। प्रॉब्लम जो है प्रोसेस में नहीं है, ग्लोबलाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम जो उसके इम्प्लीमेंटेशन और उसके मतलब डिस्ट्रीब्यूशन में है, जिसने इनइक्वलिटीज क्रिएट कर दी है। तो ग्लोबलाइजेशन से जो टेंशन क्रिएट हो रहा है, वो यूं है कि प्रोसेस एंड ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रैक्टिस इज द की अंडरस्टैंडिंग एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया। मतलब यूजुअली ग्लोबलाइजेशन का जो ग्लोबलाइजेशन से जो टेंशन क्रिएट हो रहा है, वो मेनली उसके इम्पैक्ट की वजह से हो रहा है। कहीं कहीं जगह पे उसके इम्पैक्ट बहुत नोटिसेबल है, और कहीं कहीं पे उसके इम्पैक्ट इतने हैं कि आप मना नहीं कर सकते, उसने इतना ड्रास्टिक इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया है। तो कल्चरल कैनवास के बारे में जानते हैं। देखो, अ वाइब्रेंट हाइब्रिड और फीडिंग ओरिजिनल। दिक्कत यह है कि हमें हमें लगता है कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो हाइब्रिडाइजेशन को प्रमोट करता है, पर क्या ये सही है? क्या ये ओरिजिनलिटी को कम नहीं कर रहा है क्या?
तो हम जानते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन को कैसे प्रमोट कर रहा है। देखो, कल्चरल हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो आज के टाइम पे आपको दोनों को ब्लेंड देखने को मिलता है, ग्लोबल और लोकल कंटेक्स्ट में। जैसे इंडो वेस्टर्न क्लोथिंग हुआ, फ्यूजन फूड हुआ, इंडियन हिप हॉप हुआ, ये सब एक ग्लोबल और लोकल, ग्लोकल जो बोलते हैं हम लोग, उसका कॉम्बिनेशन है। पर वहीं पर आपको कॉस्मोपोलिटियन वैल्यूज को भी देखने को मिल रहा है। जैसे जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं हम, एलजीबीटी क्यू राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल फ्रीडम की बात कर रहे हैं। स्पेशली अर्बन यूथ जो है वो ज्यादा एंटिसाइज हो गया इन सब आइडियाज से। ग्लोबल रीच, जैसे हमारा भी जो कल्चर है वो भी स्प्रेड हो रहा है, जैसे योगा हुआ, आयुर्वेदा हुआ, बॉलीवुड हुआ, वो ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन हो रहा है। ये सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी की तरफ जा रहे हैं। ये सब हाइब्रिडाइजेशन को दिखाता है। दूसरा जो है मेन हमारा कंसर्न, वो है ओरिजिनलिटी को लेके। हम लोग जो एक डिस्टिंक्ट कल्चर दिखा रहे हैं वो फेड अवे होते जा रहा है, क्योंकि ग्लोबल कंज्यूमर मार्केट जो है एक स्टैंडर्डाइजेशन ला रहा है। तो सबसे पहले चीज आती है होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि भाई डोमिनेंस हो रहा है वेस्टर्न कल्चर का, स्पेशली अमेरिकन कल्चर का, जिसके जैसे फास्ट फूड कल्चर रिप्लेस कर रहा है आपके लोकल कुजीन्स को, साइडलाइन कर रहा है रीजनल लैंग्वेजेस को, जैसे कमोडिफिकेशन हो रहा है। सेक्रेड ट्रेडिशन जैसे योगा हुआ, कमर्शियल फिटनेस प्रोडक्ट्स हुए, ये योगा को एक प्रोडक्ट की तरह बेचा जा रहा है, स्पिरिचुअलिटी को एक प्रोडक्ट की तरह बेचा जा रहा है, जो एक नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। वैसे ही आपके इंडिजिनियस आर्ट जो है वो भी डिक्लाइन होते जा रहे हैं। जैसे आर्टिसन जो है वो स्ट्रगल करते हैं मास प्रोड्यूस करने के लिए अपने प्रोडक्ट्स को, क्योंकि मशीन बेस्ड प्रोडक्ट जो है उनको रिप्लेस कर दे रहे हैं। और फिर इसलिए मास कल्चर हो रहा है, ये साइडलाइन होते जा रहे हैं। जैसे ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स और फोक म्यूजिक जो है वो साइडलाइन होते चले जा रहे हैं। कोर टेकअवे यही है कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो स्ट्रेंथन करता है कल्चर को, कॉन्फिडेंट। देखो, मतलब वो यही बोलते हैं कि ग्लोबलाइजेशन उसी कल्चर को स्ट्रेंथन करता है जो कल्चर ऑलरेडी काफी कॉन्फिडेंट है अपने आप में और अडेप्टिव है। इसमें आपको कास्ट का प्रॉब्लम समझ में आएगा कि कास्ट पहले कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था सोसाइटी में, और आज भी वो पूरा डिमिनिश नहीं हुआ है। वो एक तरह से अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर दिया है नेटवर्क बेस्ड कास्टिंग में। तो यही समझ में आना चाहिए कि ग्लोबलाइजेशन स्ट्रेंथन करता है उस कल्चर को जो ऑलरेडी काफी स्ट्रांग है, और वीक वंस को तो काफी ज्यादा मैनिपुलेट कर देता है। तो इट इट हैज ट्रांसफॉर्म इंडियन सोसाइटी बाय क्रिएटिंग अ न्यू कल्चर फॉर्म, जिसे वो एक्सपैंड कर रहा है फ्रीडम को। वाइल फ्रीडम बढ़ा रहा है, अपॉर्चुनिटीज बढ़ा रहा है, पर साथ ही साथ वो इनइक्वलिटी और कमोडिफिकेशन भी बढ़ा रहा है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन ने रिकॉन्फ़िगरेशन कैसे किया है कास्ट का, या फेथ को कैसे चेंज किया है। तो अगर हम सिर्फ अभी कास्ट की बात करें तो कास्ट में देखो ये है कि पॉजिटिव शिफ्ट क्या आया है कि अर्बनाइजेशन की वजह से एवरीडे जो कास्ट रिजिडिटी या कास्ट अवेयरनेस था वो कम हो गया है। आप ये नहीं पूछोगे अर्बन शहर में कि दुकान वालों से जाके, कपड़े वाले दुकानों से, कि आपकी कास्ट क्या, आप क्या कपड़ा बेच रहे हो। ठीक है। पर जो न्यू इकोनॉमिक सेक्टर जो बने हैं, जैसे आईटी स्टार्टअप्स, मैंने पुरानी वीडियो में भी आपको बोला था कि एक हेजेमनी बन गई है। वो एक सीलिंग इफेक्ट आ गया है जो ऑफर करता है मोबिलिटी बियॉन्ड ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन। देखो अर्बनाइजेशन की वजह से क्या हुआ कि कास्ट का अवेयरनेस कम हो गया, आपको अपवर्ड मोबिलिटी दे रहा है। पर इसकी वजह से क्या हो रहा है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो एम्पलीफाई कर दिया है दलित की वॉइसेस को। पहले जहां जॉब अपॉर्चुनिटी एक सिमिलर और जनरेशनल बेसिस में थी, उसको अब चेंज कर दिया गया है। नेगेटिव पर्सपेक्टिव क्या है कि कास्ट जो है अडेप्ट कर चुका है। सर्ट अब एकदम ओवर्टली नहीं होता है, कोवर्टली होता है। जैसे हाउसिंग, घर नहीं देना, रेंट पे नहीं देना, घर बेचने आया तो अगर काफी कास्ट के बेसिस पे घर नहीं बेचना, जॉब प्रेफरल्स नहीं देना, मैट्रिमोनियल साइट जैसे आप बहुत जगह देखोगे तो बहुत सारे मैट्रिमोनीज होते हैं जो सिर्फ कास्ट बेसिस पे चल रहे हैं। तो ये शिफ्ट कर रहा है ओवर्ड रिचुअल को। ऊपर से नेटवर्क सोशल रियलिटी भी होना कि जो ऊपर अपर क्लास ऑफ पीपल्स है या अपर एलिटिस्ट क्लास है, वो क्लास के बेसिस पे कभी कभी इंटरव्यू पैनल में हुए, जॉब रिक्रूटमेंट, हायरिंग प्रैक्टिस में हुए, आपको ये सब बायसेस देखने को मिलते हैं। अब रिलीजन क्या है, रिलीजन में ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट है। सबसे पहला इम्पैक्ट तो यही है कि इंटरफेथ कांटेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। तो जब इंटरफेथ कांटेक्ट बढ़ता है तो टॉलरेंस भी बढ़ जाता है लोगों का। इंडिया के स्पिरिचुअल ट्रेडिशन जैसे योगा, मेडिटेशन, वो सब ग्लोबलाइज हो रहा है, और साथ में डेमोक्रेटाइज भी हो रहा है। जैसे डिजिटल एक्सेस हो रहा है तो लोग हर इंटरप्रिटेशन, हर फिलोसफी को क्वेश्चन करते हैं डिजिटल स्पेस में, और उसके बारे में और जान विचार लेते हैं। पर नेगेटिव बैकलैश क्या है, देखो, कल्चरल इनसिक्योरिटी की वजह से यूजुअली जो जो फंडामेंटलिस्टिक ऑलरेडी जो थे ना, उनको लगता है कि यार उनका कल्चर हैम्पर होते जा रहा है, बहुत ज्यादा स्टैंडर्डाइज होते जा रहा है, हम लोग का यूनिक कल्चर खत्म होते जा रहा है। तो वो लोग फोकस करते हैं कि भाई हमारे रिजिड रिलीजन नॉर्म्स होने चाहिए, फंडामेंटलिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक की तरफ वो प्रमोट करते हैं। फेथ जो उसके बाद
ये तो पहला था। दूसरा ये रहता है कि फंडामेंटलिज्म हो गया, और दूसरा ये रहता है कि वो कमर्शलाइजेशन करते हैं रिलीजन को, जैसे योगा हुआ, स्पिरिचुअलिज्म हुआ, गॉडमैन कल्चर हुआ। सोशल मीडिया जो है वो स्प्रेड करता है एल्गोरिदम बेसिस मिस हेटरेट, आपके नैरेटिव्स को और स्ट्रॉन्ग कराता है सोशल मीडिया, जिसकी वजह से मिस इन्फॉर्मेशन और हेट स्पीच होने की घटना बढ़ जाती है। तो ग्लोबलाइजेशन साइमल्टेनियसली आपको यूनिवर्सलाइजेशन की तरफ भी ले जाता है और साइमल्टेनियसली आपको फंडामेंटलिज्म की तरफ भी ले जाता है। तो आप समझ रहे हो, ये एक ड्यूअल सोर्ड की तरह काम कर रहा है। अब प्राइवेट स्फीयर में क्या है, प्राइवेट स्फीयर में अगर आप देखोगे फैमिली और मैरिज में ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा और वुमेन्स के रोल में ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा। फैमिली को अगर देखोगे तो एक रिजिड जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर से हम लोग एक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर की तरफ चलेगा, जो एक इंडिविजुअल फ्रीडम और प्राइवेसी देता है। मैरिज जो है इंक्रीजिंगली अब फैमिली बेस्ड नहीं हो रही है, वो इमोशनल कंपेनियन बेस्ड होने लग गई है, पर्सनल चॉइसेस की बेसिस पे होने लग गई है। पर इसका नेगेटिव शिफ्ट क्या है, जब आप जॉइंट फैमिली को तोड़ देते हो तो आपका जो ट्रेडिशनल बैक स्ट्रक्चर जो रहता है, फैमिली का सपोर्ट सिस्टम जो रहता है वो टूट जाता है, जिसकी वजह से आप आगे जाके आइसोलेशन में रह जाओगे, वर्क लाइफ इम्बैलेंस हो जाएगा, चाइल्ड केयर और एल्डरली केयर के लिए आपको दर दर भटकना पड़ेगा। इंटर जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट रहता है, क्योंकि पेरेंट्स जो है वो ड्यूटी बेस्ड कैरेक्टर्स के, पेरेंट्स जो होते हैं हमारे, उनमें ड्यूटी बेस्ड वैल्यूज को इनकलकेट किया गया था उनकी जनरेशन में, पर आज की जनरेशन जो है फास्ट मूविंग पेस है, इंडिविजुअलिस्टिक है। तो इंटर जनरेशन कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिल सकता है। साथ में इंडिविजुअलिज्म बहुत ज्यादा बढ़ गया है कि भाई मैं अपने सेल्फ ग्रेटिफिकेशन को ज्यादा फोकस करूंगा। इसी की वजह से आप देख सकते हो कि हायर डाइवोर्स रेट भी हो रहा है। डाइवोर्स रेट इसलिए भी है क्योंकि आज के टाइम पे लोग मैनेज नहीं करना चाहते, एडजस्ट नहीं करना चाहते, और वो चाहते भी नहीं है कि एकदम वॉयलेंट और अब्यूसिव मैरिज में मैं रहूं। क्यों रहूं, क्योंकि मैं अब इकोनॉमिकली एम्पावर हो चुकी हूँ। ये है नेक्स्ट हमारा। वुमेन रोल्स में सबसे अच्छा फायदा हुआ ग्लोबलाइजेशन का कि उनका पार्टिसिपेशन बढ़ गया वर्कफोर्स में, एजुकेशन में, लीडरशिप रोल में। ग्लोबल फेमिनिस्ट डिस्कोर्स जितने भी होते थे, उनने लोकल स्ट्रगल्स को काफी स्ट्रांग किया, उनने इक्वालिटी का पार्ट पढ़ा है इन लोगों की, भाई आप लोगों को आपके लिए आवाज उठानी चाहिए। पर नेगेटिव बर्डन क्या हुआ, नेगेटिव बर्डन ये हुआ कि डबल बर्डन। डबल बर्डन ये है कि बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल वुमेन से एक्सपेक्ट किया जाता है कि उनको घर के काम भी करने पड़ेंगे, साइमल्टेनियसली उनको अपने प्रोफेशनल वर्क को भी झेलना है। तो इसकी वजह से वो डबल बर्डन झेलते हैं। मैनी जो है वो एम्प्लॉयड होते लो, जो ग्लोबलाइजेशन ने पक्का जॉब अपॉर्चुनिटीज दी वुमेन को, पर इसकी गारंटी नहीं थी कि उनको एक अच्छी जॉब मिली है। उनको बहुत टाइम लो पेड इनसिक्योर सेक्टर्स में जॉब मिली होती है। अब इसी की वजह से आप ध्यान से देखोगे, जहां जहां ऑटोनॉमी वुमेन्स की बढ़ने लग जाती है, वहां सोसाइटी इनको रेजिस्ट करना स्टार्ट करती है। पेट्रियार्कल बैकलैश होता है, मोरल पुलिसिंग होता है, स्लरिंग चालू होने लग जाता है, आपके कैरेक्टर असैसिनेशन होने लग जाता है वुमेन्स का। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसका यही आप से देख सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन ने वुमेन एम्पावरमेंट तो किया है, इंडिविजुअल चॉइस भी दी है रिलेशनशिप को लेके, बट ये जो लिबरेशन जो दिया गया है कॉस्ट हो रहा है, ये कॉस्ट लेके आता है। क्या कॉस्ट है, कि हमें सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल रहा है और एक नया सोसाइटल प्रेशर क्रिएट हो गया जो डबल बर्डन का है। अब क्लियरली बात करें तो इंडियन यूथ के ऊपर ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा है। एक जनरेशन जो है वो एम्पावर्ड हुई है और एक जनरेशन जो है वो एक्सपोज्ड हो गई है। कौन सी जनरेशन थी ये, तो हम ध्यान से बात करें तो न्यू इकोनॉमीज जितनी भी है वो आजकल के टाइम पे जॉब्स क्रिएट कर रही है। जैसे 1991 के बाद से ही मेनली फोकस शिफ्ट हो गया था कि जॉब्स क्रिएट करो आईटी सेक्टर्स में, स्टार्टअप्स में, गिग इकोनॉमी में, क्रिएटिव इंडस्ट्रीज में। तो इससे क्या हो रहा है, आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटी जॉब्स में भी आ रहे हैं और आपके एक्सेस भी बढ़ गया। आप एजुकेशन में मतलब अब कहीं दूर दराज का बच्चा फॉरेन एजुकेशन को एक्सेस कर सकता है, स्कॉलरशिप मॉडल पे ऑनलाइन कोर्सेज को एक्सेस कर सकता है। क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन से आपके डोमेस्टिक कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज का स्टैंडर्ड बढ़ सकता है। डिजिटल वॉइस, सोशल मीडिया जो है वो यूथ एक्टिविज्म के लिए सबसे अच्छा पोर्टफोलियो है, जो एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम कर रहा है पूरी गवर्नमेंट के लिए, जो सोशल इश्यूज को हाईलाइट करता है, जैसे जेंडर, कास्ट, पेट्रियार्की। ठीक है ना। पर यूजुअली जो नेगेटिव साइड ये है कि आइडेंटिटी क्राइसिस हो रहा है। ट्रेडिशनल फैमिली एक्सपेक्टेशंस, जो देखो यूजुअली जो आज का बंदा जो है यूथ, वो बीच में फंस गया है कि मैं ट्रेडिशनल फैमिली एक्सपेक्टेशन को ध्यान दूं, मैं अपने पेरेंट्स वगैरह को ध्यान दूं, कि मैं ग्लोबल इंडिविजुअलिस्टिक वैल्यूज को देखूं, कि मैं अपना सेल्फ फुलफिलमेंट करना चाहूं। तो इसी बीच की इसी दो राहों में वो कंफ्यूज हो गया है। दूसरा है मेंटल हेल्थ। जैसे जैसे लोगों की जॉब जो है वो काफी अच्छी हाई पेइंग जॉब्स है, पर ये कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स है। अब इस कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब में क्या हो रहा है कि उनको कोई सेल्फ सफिशिएंसी और सेल्फ सिक्योरिटी नहीं मिल रहा है, जिससे उनकी एंजाइटी बढ़ती जा रही है, डिप्रेशन बढ़ती जा रहा है, परफॉर्मेंस प्रेशर रहता है, हाई कॉम्पिटेटिव मार्केट है।
और सोशल सोशल मीडिया जो है अलग से एक कॉम्पिटिटिव कंपैरिजन चालू करके रखा है कि भाई देखो उसको इतना डेवलपमेंट मिल गया, उसको इतना ग्रोथ मिल गया है, आप कहाँ पर स्टैंड आउट कर रहे हो, आपकी लाइफ उतनी अच्छी नहीं है। ये सोशल नैरेटिव जो है कभी भी सेल्फ सफिशिएंट नहीं रहने दे रहा है। आप एक लूप में फंस जाते हो, बार बार कांस्टेंट कंपैरिजन में। फिर होता है डीपनिंग डिवाइड। डीपनिंग डिवाइड कैसे कि भाई बेनिफिट जो है वो यूजुअली अर्बन सेंट्रिक है, एजुकेटेड यूथ को ही मिल रहा है। रूरल और लार्ज सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन जो है वो लीव बिहाइंड करते चली जा रही है। ग्लोबलाइजेशन जो है वो एम्पावर करता है यूथ को एज ए इनोवेटर्स के तौर पे, ग्लोबल सिटीजन्स के तौर पे। बट साइमल्टेनियसली वो एक्सपोज करता है उनकी कमजोरियों को, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को और अनइक्वल कंपटीशन को। अब हम लोग एक क्लास के बारे में पढ़ते हैं जो मतलब यूजुअली एक एस्पिरेशनल क्लास का डेवलपमेंट हुआ 1991 के बाद, जो बेसिकली फोकस कर रहा था कि एक ऐसा क्लास बने जो जॉब ओरिएंटेड हो, हाईली एजुकेटेड हो और एस्पिरेशनल हो। तो जी हाँ, न्यू मिडिल क्लास का एक राइज हुआ। तो न्यू मिडिल क्लास क्या है? न्यू मिडिल क्लास एक सोशल क्लास है जो यूजुअली उन मतलब नॉट जस्ट इनकम इमर्ज, मतलब यूजुअली उनकी इनकम, स्टेबल इनकम इमर्ज हुई थी, पर उनके साथ बहुत सारे जॉब सेक्टर्स भी इमर्ज हुए थे, जैसे आईटी, फाइनेंस, सर्विस, है ना। उनको एक मेनली ये जो न्यू सेक्टर जॉब जो थी वो डिमांड करते थे कि भाई सामने वाले बंदे के पास एजुकेशन होनी चाहिए, मार्केट पार्टिसिपेशन होना चाहिए और स्किल्स भी होना चाहिए, तभी तो वो इस जॉब को केटर कर पाएगा। तो उनकी आइडेंटिटी क्या थी? देखो, न्यू मिडिल क्लास जो थे वो एस्पिरेशनल थे। वो उनके वो वैल्यू करते थे एजुकेशन को, मैक्सिमम उनका इन्वेस्टमेंट एजुकेशन पे ही ज्यादा था। और वो मेरिट पे बिलीव करते थे, वो चाहते थे कि कंपटीशन हेल्दी होता है। तो और साथ में अगर आपको न्यू मिडिल क्लास को पहचानना है तो आप इनका कंजप्शन पैटर्न देख सकते हैं। भाई वो ब्रांडेड गुड्स लेना पसंद करते थे, कार्स लेना पसंद करते थे, स्मार्टफोन लेना पसंद करते थे। कल्चर अगर देखोगे तो वो एक बैलेंस क्रिएट करते थे ट्रेडिशनल और मॉडर्निटी के बीच में। पर एक चीज आप ध्यान रखिएगा, ये जो न्यू मिडिल क्लास का जो जितना भी एक्सपेंसेस था, घर को लेके, गाड़ी को लेके, डेप्ट रिटर्न था। तो ये मैक्सिमम टाइम डेप्ट डेप्ट ओरिएंटेड हो जाते थे, क्योंकि इनकी मैक्सिमम पार्ट ऑफ देयर सैलरी जो थी वो उनके लाइफस्टाइल को अफोर्ड करने में चली जाती थी। अगर आप मैक्सिमम नेगेटिव्स की बात करें तो सबसे मैक्सिमम नेगेटिव यही है कि ये बहुत ज्यादा एंशियस क्लास होता है, इनको जॉब इनसिक्योरिटी होती है। बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट वर्क करते हैं और ऑटोमेशन की वजह से। तो इन लोगों को जॉब इनसिक्योरिटी, इनकी कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, कोई पेंशन नहीं मिलेगा, तो वो थोड़ा सा एंशियस रहते हैं। ऊपर से इनका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट एजुकेशन में जाता है, क्योंकि इनको पता है कि एजुकेशन के द्वारा ही इनके नेक्स्ट जनरेशन फुलफिल कर सकती है। तो हायर कॉस्ट होने लग जाता है एजुकेशन का, हेल्थ केयर का, प्रॉपर्टी रेट्स भी बढ़ जाते हैं, इसलिए अर्बन लिविंग जो है बहुत ज्यादा इमेंसली डिफिकल्ट हो जाता है। ऊपर से फिर क्या है कि स्ट्रॉन्ग सोशल सिक्योरिटी तो मिलती नहीं, आपको बता चुका हूं मैं। वेलफेयर प्रोटेक्शन, देखो ये एक ऐसा क्लास पड़ जाता है जहां पर अपर क्लास जो है उनके पास इतने रिसोर्सेज रहते हैं कि वो कभी भी कुछ जैसे कोविड जैसा कोई दिक्कत आया तो वो फॉल डाउन कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज के पास। वैसे ही जो पुअर स्ट्रेटा ऑफ द पॉपुलेशन है, कभी ऐसा कोई पेंडेमिक जैसा आया तो वो भी फॉल डाउन कर सकते हैं सोशल सिक्योरिटीज जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, वेलफेयर प्रोग्राम्स। पर ये एक लौते सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन बच जाता है जिनका कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया जाता कहीं से भी, तो ये क्रैक्स में फंस जाते हैं। अगर आप ताज्जुब की बात तो ये देखोगे कि दोनों जो है, अपर और पुअर क्लास, इन दोनों के लिए लॉबिंग होती है। एनजीओज है स्पेसिफिकली, आपके कमर्शियल लॉबी, कमर्शियल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी है, जिसकी वजह से इन दोनों की वॉइस तो पार्लियामेंट तक पहुंच जाती है। पर ऐसा कोई पॉलिटिकल और इक्वल रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में मिडिल क्लास का नहीं है। न्यू मिडिल क्लास जो है वो पावरफुल है, एस्पिरेशनल है, पर उनकी इनसिक्योरिटीज बहुत यूनिक है। वो एंशियस रहते हैं अपने जॉब को लेके, ठीक है ना। और विक्टिम रहते, वो यूजुअली विक्टिम भी है और बेनिफिशियरी भी है ग्लोबलाइजेशन के। अब बात करते हैं कुछ कम्युनिटीज के बारे में जिनका ग्लोबलाइजेशन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है। जो है आपके ट्राइबल कम्युनिटीज। ट्राइबल कम्युनिटीज पे ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट ऐसा पड़ा है कि जैसे उनके जो रिसोर्सेज थे, मिनरल्स, फॉरेस्ट, है ना, वो अब ग्लोबल मार्केट से कनेक्ट हो गए, ठीक है ना। पर दिक्कत ये है कि उनने, ग्लोबल मार्केट ने बहुत स्ट्रेटिफाई कर दिया कि भाई हमको तो आपके लैंड, आपके मिनरल, आपके फॉरेस्ट, आपकी माइनिंग सेक्टर्स पे इंटरेस्ट है, हमें आपकी कम्युनिटी पे इंटरेस्ट नहीं है। मतलब जो कम्युनिटी उस लैंड को कंट्रोल कर रही थी, उस कम्युनिटी की इज्जत नहीं है, उसके रिसोर्सेज की इज्जत है। इसके वजह से क्या हो रहा है कि सीवियर लैंड एलिनेशन हो जाता है, माइनिंग्स होता है, डैम्स होता है, इंडस्ट्री डेवलप होता है।
जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट करा रहा है इनका और डिस्ट्रक्शन करा रहा है इनकी लिवलीहुड का, लॉस ऑफ आइडेंटिटी भी होता है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम जब लैंड एलिशन होता है तो ये ट्राइबल जो है ये आगे जाके मूव करते हैं आपके अर्बन एरियाज में और अर्बन स्लम्स में रहते हैं, जहां इनकी ट्रेडिशनल नॉलेज जो रहती है हर्ब्स को लेके, मेडिकल नॉलेज जो रहती है वो वेस्ट हो जाती है। अब रूरल सोसाइटी का क्या है कि रूरल सोसाइटी जो है उनका ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन क्या था, वीविंग था, पॉटरी था, स्मॉल स्केल फार्मिंग था। पर ये डिक्लाइन हो रहा है, क्यों? क्योंकि चीप इंपोर्ट जो है वो बहुत ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, ऊपर से कॉर्पोरेट का डोमिनेंस भी है। अब कॉर्पोरेट जो है वो मेजरली डिसाइड करते हैं कि भाई आपके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का प्राइस क्या होगा, जिसकी वजह से प्राइस की वॉल्टिलिटी बहुत बढ़ जाती है, डेप्ट में पड़ जाते हैं। मैक्सिमम यूथ जो है वो माइग्रेट करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए, जिससे रूरल सोशल फैब्रिक टूट रहा है। मैक्सिमम वुमेन्स एंड एल्डरली जो होते हैं वो गांव में रह जाते हैं, तो जिससे सिटीज जो होते हैं वो कैप्चर जरूर कर रहे हैं बेनिफिट को, पर विलेज जो है वो एक्चुअली कॉस्ट बियर कर रहे हैं। इससे आपको ये समझ में आएगा। तो इंडिया का जो मोस्ट मार्जिनलाइज ग्रुप है, जैसे ट्राइबल हुए, रूरल जो हुए, वो ग्लोबलाइजेशन से उनको ज्यादातर दिक्कत ही हुई, क्योंकि उनकी रिसोर्स को ही एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है और इकोनॉमी उन्हीं की रिसोर्सेज से चल रही है और उनकी लाइफ भी डिसरप्ट हो रही है, पर उनके ऊपर किसी को, उनके ऊपर कोई इम्पैक्ट दिया, उनके ऊपर कोई ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आया है। अब देखिए, हम अगर जानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा टीयर टू सिटीज में। टीयर टू सिटीज जो होते हैं वो मेट्रो सिटीज और आपकी टाउन लेवल सिटीज के जस्ट बीच में आते हैं। ये ऐसे सिटीज होते हैं जो सेमी अर्बनाइज हो चुके हैं। सेमी अर्बनाइज बोलने का इसलिए मतलब है क्योंकि ये अर्बनाइज तो हुए हैं पर अनप्लान्ड अर्बनाइज हुए हैं। इनका अर्बनाइजेशन बहुत रैपिड हुआ है, जिसकी वजह से गवर्नेंस प्लान्ड तरीके से नहीं हो पाई। तो अगर मैं ट्रेंड समझाऊं तो टीयर टू सिटीज में ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट ऐसे हुआ कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज, आईटी पार्क, स्टार्टअप्स खुलने लग गए। मैक्सिमम सिटीज जो है, जैसे इंदौर है, जयपुर है, सूरत है, ये सब थे। और इसमें क्या हुआ, यहाँ पर इधर खोलने का सबसे बड़े मेन रीजन क्यों था, इतने सारे इंडस्ट्रीज यहाँ क्यों खुल रही है? क्योंकि यहाँ पर लोअर कॉस्ट और बेटर कनेक्टिविटी था। अपसाइड तो यही है कि लोकल एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया, अच्छी एजुकेशन मिलने लग गई, माइग्रेशन होने लग गया, जिसकी वजह से देखो, जो माइग्रेशन पहले मेट्रो सिटीज में जाता था, टीयर वन सिटीज में जाता था, अब वो माइग्रेशन आपका स्प्रेड आउट हो गया इन सिटीज में, जिसकी वजह से उस उन सिटीज में प्रेशर कम हो गया। पर डाउन साइड क्या हो गया? डाउन साइड यही हुआ कि अनप्लान्ड ग्रोथ था, जिसकी वजह से ट्रैफिक, पॉल्यूशन, वाटर स्कैरसिटी हुआ। साथ में लोक रियल स्टेट की प्राइसेस बढ़ने लग गई, लोकल आइडेंटिटी डाइल्यूट होने लग गई। इतना ज्यादा ग्लोबल स्टैंडर्ड कल्चर आने लग गया कि वहां की लोकल आइडेंटिटी जो है वो डाइल्यूट होने लग गई। गेटेड कम्युनिटीज बन गई, जिनने वो गेटेड कम्युनिटीज बनाई उनको इनफॉर्मल सेटलमेंट्स में डाल दिया, उनके कल्चर को ही नेग्लेक्ट कर दिया गया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ग्रोइंग इनइक्वलिटी बढ़ रही है, जो मैंने आपको बताया था। अब क्या है कि पिलर ऑफ प्रोग्रेस और प्रोडक्ट फॉर सेल, हेल्थ एंड एजुकेशन ट्रांसफॉर्म। देखो, हम स्पेसिफिकली हेल्थ और एजुकेशन की बात करते हैं। ऐसा बोला गया था कि जब जब किसी भी कम्युनिटी को अपवर्ड सोशल मोबिलिटी करानी है तो उनको इकोनॉमिकली, है ना, हाँ, तो उनको यूजुअली हेल्थ और एजुकेशन अच्छी देने की जरूरत है। और ये मैक्सिमम सोशलिस्ट कंट्री ये फोकस करते हैं कि हेल्थ एंड एजुकेशन जो हो वो स्टेट स्पॉन्सर्ड हो। पर यहाँ इंडिया में कुछ थोड़ा सा अलग प्रोविजन होने लग गया। जैसे ग्लोबलाइजेशन आया तो सबसे पहले एजुकेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा? देखो, सबसे पहले एजुकेशन पे ये इम्पैक्ट पड़ा कि उनका जो पूरा कैरिकुलम जो था वो मॉडर्नाइज हो गया और ऐसा कैरिकुलम बनाया गया जो स्किल और एम्प्लॉयबिलिटी पे फोकस करे। इंक्रीज कर दिया गया इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, जो मैंने आपको बोला ना, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के बीच में कोलैबोरेशन बढ़ गया। एक्सेस टू डिजिटल लर्निंग रिसोर्सेज हो गया, जो हम लोग बोल रहे हैं ना कि एकेडमिया और इंडस्ट्री लिंक नॉलेज बेस होना चाहिए, वो इसी चीज का बेसिस है कि ग्लोबलाइजेशन जो है इन्फ्लुएंस करती है इंडस्ट्रीज को, इंडस्ट्री जो है इन्फ्लुएंस कर रही है एकेडमिया को, कि हम दोनों के बीच में एक लिंकेज होना चाहिए ताकि एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ सके। पर सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि एजुकेशन जो है बहुत एक्सपेंसिव बन गया है, मार्केट ड्रिवन कमोडिटी बन गया है, कि भाई एक सामान बन गया है, जिसकी वजह से प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ही इन सब चीजों को बेच पाते हैं और बहुत महंगे दाम पे बेच पाते हैं। पैरेलल कोचिंग कल्चर भी चलने लग गया है, तो इससे बच्चों ज्यादा स्ट्रेस बढ़ रहा है, डबल बर्डन पड़ रहा है बच्चों को, स्कूल का भी पढ़ो और कोचिंग का भी पढ़ो, जिससे कंपटीशन बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई हो रहा है। और इसका सबसे ज्यादा बर्डन जो है पुअर स्टूडेंट पे आ रहा है। एक डिजिटल डिवाइड जो क्रिएट किया गया है, या एजुकेशनल डिवाइड जो क्रिएट किया गया है, ये कुछ के लिए बहुत हाई पेइंग जॉब्स क्रिएट करते हैं, पर मैक्सिमम के लिए, एक पुअर स्ट्रेटा ऑफ पॉपुलेशन के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत प्रोवाइड कर रहे हैं।
अगर आप हेल्थ की बात करो, हेल्थ को भी स्टेट स्पॉन्सर्ड सपोर्ट करने का इनिशिएटिव था कि भाई हेल्थ को तो एक्चुअली देना चाहिए, और हमारी गवर्नमेंट उसमें कर भी रही है कोशिश। एक नेशनल लेवल पे इंश्योरेंस प्रोग्राम चालू किया है, आयुष्मान भारत। पर इससे पहले केरला ने भी ये इनिशिएटिव खुद के लिए करके रखा था कि भाई स्टेट स्पॉन्सर्ड हेल्थ इनिशिएटिव होना चाहिए। पर ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ कि आपके मेडिकल टेक बहुत अच्छा हो गया, ग्लोबल रिसर्च बहुत अच्छी हो गई, फार्मास्यूटिकल्स अच्छे हो गए। इंडिया जो है एक हब बन गया मेडिकल टूरिज्म का, और ऑलरेडी इंडिया जो है जेनेरिक मेडिसिन के लिए जाना जाता है। पर पेन क्या है कि लाइफस्टाइल डिसीजेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जैसे अधिकतर जो है वो डायबिटीज के पेशेंट देखने को आपको मिलेंगे, हेल्थ डिसीजेस के पेशेंट देखने को मिलेंगे। क्यों देखने को मिल रहे हैं? क्योंकि हम लोग जितना वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं उतना ज्यादा वेस्टर्न डिसीज को भी बोर कर रहे हैं। हेल्थ कल्चर जो है वो हाईली कमर्शलाइज्ड हो गया है। प्रॉफिट ड्रिवन हॉस्पिटल्स, आप मैक्सिमम हॉस्पिटल्स को जाके देखोगे तो वो होटल ज्यादा लगते हैं, हॉस्पिटल कम लगते हैं। और जब इतना एक्सट्रावेगेंट खर्चा किया जाता है इन्वेस्टर्स के द्वारा हॉस्पिटल्स में, तो वो एक लिमिटेड स्ट्रेटा ऑफ पॉपुलेशन को ही सर्विस डिलीवरी कर पाता है। पेंडेमिक ने हमारा बहुत क्लियरली एक्सपोज किया था हमारे हेल्थ स्ट्रक्चर को। कैसे कि हमारा जो सप्लाई चेन है वो वीक है, हमारा सिस्टम जो है बहुत फ्रेजाइल है, और साथ ही साथ हमारा जो हेल्थ सिस्टम है उसमें हेल्थ वर्कर्स की भी कमी है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन जो है वो एनहेंस करता है, आपकी कैपेबिलिटी बढ़े, आपकी क्वालिटी बढ़े हेल्थ एंड एजुकेशन में, पर साथ ही साथ आप अफोर्ड ही नहीं कर पाओगे उन चीजों को। तो ये पब्लिक गुड्स ट्रांसफॉर्म हो जाता है कमोडिफाइड गुड में, जो अनइक्वल मार्केट एक्सेस दे रहा है, और वो मेजोरिटी जो है वो एक्सेस ही नहीं कर पा रहा है। अब ओल्ड एज के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है ग्लोबलाइजेशन का? ध्यान से देखो तो ब्राइट साइड ये है कि इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जा रही है कुछ सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन की, ग्लोबलाइजेशन की वजह से। क्यों? क्योंकि अच्छी मेडिसिन मिल रही है, टेलीमेडिसिन मिल रही है, एडवांस मेडिकल हेल्प मिल रहा है, और इनकी पेंशन का एक्सेस मिल पाता है, इंश्योरेंस की स्कीम्स आ गई है, पोस्ट रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे से हो पा रहा है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, डिजिटल टूल्स के द्वारा ये अपने दूर दराज के रिश्तेदारों से या पास के जो रिश्तेदार है, जो बच्चे जो बहुत दूर चले गए हैं उनसे कनेक्ट हो पाते हैं वीडियो कॉल्स के द्वारा। पर डार्क साइड क्या है? जैसे जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर जो है वो टूट गया है, तो प्राइमरी पिलर ऑफ सपोर्ट चला गया इनका। ये इनके बच्चे इनसे दूर चले गए, ये अकेले रह गए, जिसकी वजह से ये लोनलीनेस डिप्रेशन का शिकार बन जाता है। इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी, बहुत टाइम हो सकता है अगर ये बंदा जो जिनने काम किया इतने साल, वो अगर कोई इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहा है, तो ये ऑलरेडी विदाउट सेविंग्स और विदाउट पेंशन और विदाउट इंश्योरेंस स्कीम के है, तो ये मैक्सिमम पावर्टी झेलते हैं और हेल्थ केयर शॉक्स को झेलते हैं अपने लिमिटेड इनकम से। सोशल एंड डिजिटल एक्सक्लूजन भी है कि भाई एक कल्चरल शिफ्ट भी देखने को मिला। जैसे जैसे इनके बच्चे इंडिविजुअलिज्म हो गए हैं, तो एज बेस्ड अथॉरिटी जो होती थी एक घर में बड़े बुजुर्गों की बात जो मानी जाती थी वो कम होते चले जा रही है, जिससे उनकी ह्यूमिलिएशन हो रहा है एल्डर्स का। और मैनी जो है वो आधे से ज्यादा तो जो है वो डिजिटल एक्सेस ही नहीं कर पाते, डिजिटल लिटरेट ही नहीं है उन ऑनलाइन सर्विसेज को लेके, जिनसे उनका आइसोलेशन और ज्यादा बढ़ते जा रहा है। ग्लोबलाइजेशन जो है वो एक ड्यूअल रियलिटी दिखाता है ओल्ड एज का, कि भाई आप ग्रेटर कंफर्ट के साथ रह सकते हो, लॉन्गेविटी के साथ रह सकते हो, ऑटोनॉमी है आपका, पर आपको एक प्रोफाउंड इनइक्विटी भी दिखा रहा है कि इमोशनल और इकोनॉमिकल इनसिक्योरिटी है। तो ग्रेट सिंथेसिस वन फोर्स मैनी रियलिटीज। ग्लोबलाइजेशन आपके रिलीजन को लिबरलाइज कर रहा है, आपकी कास्ट को रिकन्फर कर रहा है कि अब आप थोड़ा कास्टिज्म कम हो गया है आपके अर्बन सेक्टर्स में। रीस्ट्रक्चर कर रहा है आपके फैमिली सिस्टम को, जॉइंट से न्यूक्लियर बना दिया है, एम्पावर कर रहा है वुमेन्स को, एक्सपैंड कर रहा है अपॉर्चुनिटीज को स्किल सेक्टर में। पर साथ में जहां जहां ये लिबरलाइज कर रहा है रिलीजन को, वहां पर वो फंडामेंटलिज्म को भी प्रमोट कर रहा है कि भाई इस डोमेन के आगे आप नहीं कूद सकते। ऑल्सो एक्सक्लूजन भी क्रिएट करता है, जो हमने बोला ना सीलिंग इफेक्ट कॉर्पोरेट्स में जो होता है, जो आपके लोअर कास्ट बंदों को ऊपर नहीं आने देते। ये ट्रेडिशनल सपोर्ट टूटते जा रहा है, क्योंकि जॉइंट फैमिली कल्चर जैसे ही टूटा, वैसे ही आपका चाइल्ड केयर और एल्डरली केयर के लिए आपको दर बदर स्टेट स्पॉन्सर सर्विसेज के लिए बैठे रहना पड़ेगा। और हमारे यहाँ स्टेट स्पॉन्सर सर्विसेज नहीं है, तो प्राइवेट सर्विसेज के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। बट ऑल्सो डबल बर्डन बढ़ रहा है, फीमेल्स के ऊपर घर के काम भी है, बाहर के काम भी है। और जो वल्नरेबल है, जो ओल्ड एज है, या जो पावर्टी में जो जी रहे हैं, वो और ज्यादा मार्जिनलाइज होते चले जा रहा है। तो इम्पैक्ट आप देख सकते हो बहुत ज्यादा अनइवन है, सिलेक्टिव है, कन्फ्लिक्चुअल है। ये अफेक्ट कर रहे हैं डिफरेंट ग्रुप्स को, रीजन को, इंस्टीट्यूशन को प्रोफाउंडली इन डिफरेंट वेज। तो इसका एक वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? वे फॉरवर्ड तो बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए कि आपको बैलेंस करना आना चाहिए। ग्लोबलाइजेशन जो है वो देखो, ग्लोबलाइजेशन जो है वो ये सही बात है कि ग्लोबलाइजेशन अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है, पर ग्लोबलाइजेशन इनइक्वालिटीज इसलिए क्रिएट कर रहा है क्योंकि उसको मैनेज नहीं किया जा रहा है। ये तो ह्यूमन एरर है कि आप मैनेज ही नहीं कर पा रहे हो इतने अच्छे इंस्टीट्यूशन की हेल्प को लेना। जो ग्लोबलाइजेशन जो है ऑटोमेटिकली क्रिएट नहीं करता सोशल जस्टिस, वो एक्टिव होता है
एन एक्टिव वेलफेयर ओरिएंटेड और इंक्लूसिव पॉलिसी रिस्पॉन्स की जरूरत है जो इस कॉन्ट्रडिक्शन को सॉल्व कर सकता है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन एक मैकेनिज्म है, आप जैसे चाहो वैसे यूज कर सकते हो। एल्डरलीज के लिए विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल आपको एक सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम लाना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए कम्युनिटी केयर मॉडल को, और डिजाइन करना चाहिए इंक्लूसिव डिजिटल सर्विसेज को। भाई जो चीज नेदरलैंड कर रहा है, फिनलैंड कर रहा है, या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कर रही है अपनी एल्डर जनरेशन के लिए, हमें उसका एक रेप्लिका करना चाहिए। और उसके लिए आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए उतने अच्छे। ठीक है, तो सोशल सिक्योरिटी चाहिए, कम्युनिटी केयर मॉडल चाहिए, और डिजाइन करना चाहिए इंक्लूसिव डिजिटल सर्विसेज के लिए। फॉर द मिडिल क्लास के लिए आपको जॉब सिक्योरिटी पे फोकस करना चाहिए, जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं स्पेशली उनके लिए एक अफोर्डेबल एजुकेशन होना चाहिए, अपस्केलिंग के लिए कोई प्रोविजन होना चाहिए, हेल्थ केयर पे ध्यान रखना चाहिए, अर्बन प्लानिंग जो होती है वो प्लान तरीके से होना चाहिए। टीयर टू सिटीज का क्या है कि भाई प्रायोरिटाइज करो प्लानिंग का, सस्टेनेबल ग्रोथ करो, आप बिल्ड करो इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, कि भाई आप ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड मत करो जो ऑलरेडी ग्लोबलाइज स्टैंडर्ड को मिक्स कर रहा है, जिससे क्या होगा कि आप अपने बहुत बड़े स्ट्रेटा ऑफ पॉपुलेशन को तो सोसाइटी से बाहर ही फेंक दे रहे हो। ये आप यूजुअली सीपी के आसपास में भी देखोगे, दिल्ली में या आप इंदौर में भी देखोगे, हर सिटी में जो सिटी को बनाते हैं वो ही झुग्गियों में रहते हैं, और जो सिटी को चलाते हैं वो उन घरों में रहते हैं। तो फॉर द मार्जिनलाइज सेक्शन क्या है कि इंश्योर, देखो हमें मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए इंश्योर करना पड़ेगा कि उन्हें ग्रोथ के बेनिफिट सही से उनके पास पहुंचे। सारे ट्राइबल रूरल कम्युनिटीज जो है उनको टारगेटेड वेलफेयर हो, उनको प्रोटेक्शन मिले, कि नहीं भाई उसे इतना सेल्फिश नहीं देखना चाहिए कि उनकी लैंड्स उनकी रिसोर्सेज यूज करके और उन्हीं को ही आपने वहां से हटा दिया है। उनको कम से कम आपको बेनिफिट तो प्रोवाइड करना ही चाहिए। ग्लोबलाइजेशन जो है इंडिया में एक्सपैंड करता है अपॉर्चुनिटीज को सारे एज ग्रुप्स में, सारे क्लासेस में, सारे सिटीज में। ठीक है, बट आपको अनइवन सोशल डिस्ट्रीब्यूशन देखना पड़ेगा इन सब चीजों का। तो जब जैसे देखो, मैंने बोला था ना ग्लोबलाइजेशन एज ए मैकेनिज्म, उसमें कोई फ्लॉ नहीं है। ग्लोबलाइजेशन ने अपॉर्चुनिटीज ही बढ़ाई है, पर दिक्कत जहां आया है जहां उसका ह्यूमन एरर आ गया। ह्यूमन एरर मतलब जहां उसका डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से नई वल्नरेबिलिटीज आई है, एंजाइटीज आई है, एक्सक्लूजन आया है, जो डिमांड करता है कि आपको स्ट्रॉन्ग वेलफेयर ओरिएंटेड और इंक्लूसिव पॉलिसी रिस्पॉन्स चाहिए, कि भाई सबको इंक्लूड करो आप। तो आज का टॉपिक थोड़ा बड़ा भी था, और इसमें बहुत सारे सेक्टर्स को हमने कवर किया। हमने ओल्ड एज को, वुमेन्स को, न्यू मिडिल क्लास को, यूथ को। तो जिससे मुझे लगता है कि मैंने एक होलिस्टिक अप्रोच को फॉलो करके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और मैं अपने आप को ऐसे ही इम्प्रूव करता रहूंगा। तो मेरे को पेशेंटली सुनते रहने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।